हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र से के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट यूनिट आपको मैं अगेन दिखा देती हूँ। फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा और संविधान। इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और सेकंड टॉपिक पे हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से बाकी की क्लासेस में समझा है और एक एक आपको मैंने अनुच्छेद, आपका अधिकार सब अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा आपके वो 6 अधिकार दिखा देती हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने ये चारों अधिकार बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझे हैं और पढ़े हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। ठीक है, आर्टिकल 29 इसका भी स्टूडेंट्स मैंने अनुच्छेदों का, इससे पहले मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस पर ये वाला जो आपका अधिकार है इस पर एक डीप क्वेश्चन नहीं आता है, एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अधिकार हैं। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का है, ठीक है ना, इन सब पर आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उस पर एक पूरा एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है। इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखो तो कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। फिर भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, टीचर थोड़ा और इम्प्रेस हो जाएगा, हो सकता है वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। ठीक है ना, तो आप इंट्रोडक्शन अपनी बुक में से ही लिखोगे। दोबारा मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग को इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा कि मैम इसका इंट्रोडक्शन हम लिखे कैसे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 बोलता है कि भारत के निवासी जो है, निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा, सेफ रखने का। आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, कोई भी लिपि यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कल्चर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सब चीज़ें सब सारी कल्चर के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको अपने रिलीजन के हिसाब से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इससे पहले जो था अधिकार, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रिलीजन को खुले तौर पर मानने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें सेम वही वाली बात बोली गई है। आप जो भी भाषा बोलना चाहो, जो भी लिपि इस्तेमाल करना चाहो, जो भी संस्कृति, जो भी आपका कल्चर है, किसी को भी पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, किसी को भी मानते हैं, आपको उसको मानने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 29 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, स्टैब्लिश ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 बोलता है कि इस अनुच्छेद में धर्म या भाषा पर आधारित सभी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का अधिकार होगा। उनको एक तरीके से जैसे मैंने आपको आर्टिकल 28 में बताया था कि जैसे धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा का निषेध है कि किसी पे आप थोप भी नहीं सकते हैं और ना आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 आपको ये छूट देता है, आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है कि धर्म या भाषा पर आप इस पर आधारित कोई भी माइनॉरिटी वर्ग जो है, मुस्लिम्स, सिख माइनॉरिटी वर्ग में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, इन दोनों को अपनी रुचि की शिक्षा, अपनी अपनी इंटरेस्ट के बेस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक स्थापना करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 इनको इस चीज़ का अधिकार देता है। उसके बाद बात आती है आपका छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो,
आप ये बोलोगे कि मैम आपने 31 तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन आपको इस बात को याद करना चाहिए कि 31 आर्टिकल आपका जो है, 31 आपका जो अनुच्छेद है, उसको 44 अमेंडमेंट के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 30 के बाद 32 आता है। 32 में आपको रिट्स बताई गई हैं, बहुत सारी नहीं, 5 रिट्स बताई गई हैं, जिनका उद्देश्य अलग अलग काम को करने के लिए या रोकने के लिए बनाया गया है। आर्टिकल ये जो 32 है, इसके अंदर ऐसी मतलब चीज़ें बताई गई हैं जिसको B.R. अम्बेडकर ने अपना हृदय और सोल के बेस पर इसको बताया है कि आत्मा और हृदय इसको बताया गया है। देखो आर्टिकल बाकी सारे ही आर्टिकल हमारे अपने हैं, सभी उसमें नागरिकों को कुछ छोटी चीज़ों को मिलाकर स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वैसे ही आर्टिकल 32 उन नागरिकों की जो सारी स्वतंत्रताएं हैं उन पर अगर कोई गलत आरोप हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कुछ चीज़ हो रही है, तो आर्टिकल 32 उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये आर्टिकल 32 बताती हूँ। उससे पहले इसमें जो थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं मैं आपको वो बताती हूँ। देखो, नागरिक जो है अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सबसे पहले तो उपचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये बात मैं आपको आपके हर एक आर्टिकल की हर एक क्लास में बता चुकी हूँ कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उस बारे में बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप इस चीज़ पर एक्शन लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति इस संबंध में उपचार हेतु उच्च न्यायालय भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी वो जा सकता है अगर वहाँ उसकी बात नहीं सुनी जाती है, या वहाँ से किसी ने, जैसे होता है बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक तरीके से आप ने मुझे केस में फंसाया और आपने पहले लोअर कोर्ट में केस लड़ा, तो वहाँ पर आप नहीं, मैं जीते, आपने फिर हाई कोर्ट में अपील कर दिया, हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की मतलब ज़रूरत ही ना पड़ी, तो आपने वहाँ पर मैं हार गई, आप जीत गए। तो मतलब ऐसे होता है कि आप अगर आपके पास लॉयर को देने के लिए फ़ीस है, या आप खुद लॉयर हैं, या आपका लॉयर अपना है, जो भी बात है, आप उस केस को आगे लड़ सकते हो, तो आप उस केस के लिए आगे अपील कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर लोअर कोर्ट में मुझे दे दिया गया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मेरा दोष नहीं है, मैंने आपका कुछ नहीं करा है, तो आपको पता है मैंने आपका बिगाड़ा है, कुछ ना कुछ ज़रूर बिगाड़ा है, आपकी किसी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, आपको बेइज्जत किया है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय में कि इसने मेरे इस चीज़ का उल्लंघन किया, लेकिन लोअर कोर्ट में ये बात नहीं सुनी गई, इसलिए मैंने यहाँ पर अपील करा है। ठीक है, ऐसे आप आगे आगे अपील कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बात मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई है कि B.R. अम्बेडकर, देखो जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको एक तरीके से संविधान निर्माता माना जाता है कि सबसे संविधान निर्माता की बात आ रही है तो खुद सोचो इनमें कितना दिमाग होगा, ये कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितनी सोच से समझ से इन्होंने सब चीज़ें बनाई होंगी जो इनको संविधान निर्माता करार दिया गया। तो आर्टिकल 32 जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पर्सनली और बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीके से आर्टिकल उन्होंने इसको माना था और इसको पूरा संविधान का आत्मा और हृदय के नाम से पुकारा गया था। उन्होंने कहा था कि ये पूरे संविधान में आर्टिकल 32 जो है वो पूरे संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है, उन्होंने जब ये वाली बात बोली थी तो उसके बाद आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो आपात उद्घोषणा के समय भाग 3 के सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये वाली बात भी इसमें बोली गई है। आर्टिकल 359, देखो अब संविधान में सारे आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 359 इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 359 ये बोलता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल जब लगती है, इमरजेंसी जब लगती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, आपके सिलेबस में वो है। तो उस इमरजेंसी में राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है, तो उसमें वो आप भाग 3 के तहत आपके सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। 20 और 21 मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। 21 जीवन जीने का अधिकार है और 20 जो है आपका जीवन जीने का अधिकार है और 21 में आपको
मतलब सेम, आपस में रिलेटेड सेम ही है, लेकिन इसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया है कि इसके तहत आप अपनी शिक्षा भी रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। खंड 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक मतलब 5 प्रकार की रिट्स जारी की थी, और वो रिट्स क्या है मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। देखिए ऐसा है कि उसमें दूसरे लैंग्वेज में, रशिया की लैंग्वेज में उसमें वर्ड्स बताए गए, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरिया, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स, प्रोहिबिशन वगैरह कुछ वर्ड्स डाले गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। देखो इस रिट में ये बताया गया था कि न्यायालय ये रिट जब जारी करता है, जब कोई भी लोक अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन से इनकार नहीं करेगा और जिसके लिए कोई अन्य विधि उपचार प्राप्त ना हो। इस रिट के द्वारा ये हुआ कि किसी लोक पद के अधिकारी के अलावा न्यायालय और निगम के अधिकारियों को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वे उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करें। मतलब साफ साफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में ये बताया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो काम अपना ढंग तरीके से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मतलब दिया गया है कि जैसे कि शरीर को प्रस्तुत करना। देखो ये जो है एक तरीके से मैंने आपको आगे वाले से थोड़ा सा रिलेटेड करके बताया है, जबकि ये परमादेश लेख जो है मैंडमस, इसमें बताया गया है कि हम आदेश देते हैं। जो शरीर को प्रस्तुत करना है उसमें ये बताया गया है कि अगर उस अधिकारी के विरुद्ध मतलब बहुत सारी जो है कानून उनने उल्लंघन किया है, किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है और इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को ये निर्देश दिया जाता है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। शरीर को प्रस्तुत करना इसमें यही बताया गया है कि वो अपने पास से उसको नहीं रख सकता है जेल में, तुम्हें ज़रूरी है उसको न्यायालय में पेश करना। सेकंड ये है कि परामर्श लेख मैंडमस, हम आदेश देते हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट सही से काम नहीं करता है और उसको कोई भी न्यायालय का अधिकारी जो है वो आदेश दे सकता है कि अपना काम ढंग से करो। प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन है, शाब्दिक अर्थ है रोकना या मनाही करना। इसमें यह बताया गया है कि अगर उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया है कोई भी रिट, और इस रिट को जारी करने के न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। जितना उसको अधिकार दिया गया है तुम उतना ही काम करो। ये नहीं कि जैसे कि पब्लिक, देखो पब्लिक जैसे गवर्नमेंट का जो काम होता है वो आप सभी जानते हैं थोड़ा लेट होता है, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं वो पैसे दे के जल्दी करवा लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि अगर एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं और अगर पैसे देने वाला सबसे पीछे है तो वो जाहिर है पैसे देकर आगे आ जाएगा कि भैया मेरा काम पहले कर दो। लेकिन इस चीज़ को मनाही की गई है कि प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, रोकना मनाही करना इसलिए ही निकाला गया है कि आप उसका काम पहले नहीं कर सकते हैं, वो भी कानून के समक्ष समान है, तो उसको लाइन में ही खड़ा रहने दो और पैसे मत लो क्योंकि तुम्हें पैसे गवर्नमेंट पूरे पूरे देती है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। और इस रिट को न्यायालय किसी भी मामले में फौरन तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी जारी कर सकती है। उसके बाद बात आती है उत्प्रेक्षण लेख, सर्टियोररी, मतलब इसको बहुत सारे वर्ड्स में बोलते हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा अटक अटक के बोल रही हूँ क्योंकि इस वर्ड को बहुत सारे लहजे में, बहुत सारे एक तरीके से उस बहुत टाइप से इसको बोला जाता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी प्रकार सूचित करो। ठीक है, अच्छे प्रकार से सूचित करो, मतलब अच्छी प्रकार सूचित करो लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अच्छे प्रकार से सूचित करो। ये रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसको जारी करने के लिए ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो पास में मुकदमे के मतलब जो डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए उस मुकदमे के वरिष्ठ न्यायालय और उच्चतर न्यायालय को वहाँ पर भेजे। ठीक है, इसका मतलब जो उच्चतर न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय से चल रहे हैं, किसी मुकदमे के प्रलेख और समीक्ष मात्र है। इसका तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध जाते हैं। पांचवा आता है अधिकार प्रक्षालेख, क्यो वारंटी। क्यू वारंटी देखो ये बताता है, क्यू वारंटो भी बोला जाता है इसको। क्यू वारंटो या वारंटी, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो ऐसे लोक पद की धारणा करता है जिसके करने से अधिकार उसे
प्राप्त नहीं है। इस रिट को न्यायालय द्वारा लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे के लिए जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका दावा निराधार है तो वह उस पद से निष्कासित भी कर दिया जाता है। अगर इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से भी उसको बहुत मतलब एक तरीके से उस पर रोकथाम भी लगाई जा सकती है। ओके, अब हम देखते हैं निष्कर्ष, एक तरीके से मूल्यांकन आलोचना, कि देखो इस चीज़ की आलोचना भी की गई थी। फंडामेंटल राइट्स जब बनाए गए थे तो इसके आलोचक बहुत सारे थे, वो थे जो बहुत पावरफुल थे। वो कहते थे कि सभी नागरिकों को एक समान क्यों रख रहे हो, हम ऊंचे हैं, हमने अच्छी पढ़ाई की है, हमारे पास पैसा है, तो एक गरीब को हमसे क्यों मिला रहे हो। इस चीज़ पे ये आलोचक जो थे वही बोलते थे नहीं ये चीज़ इस बेस पे अच्छी नहीं है, नहीं मौलिक अधिकार सबको मत दो, गरीब जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे या अमीर जो है वो अपने पैसे के बल पे फ़ायदा उठाएंगे, जबकि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो मौलिक अधिकारों के इस आधार पर भी बहुत सारी आलोचनाएं की गई कि जैसे मौलिक अधिकारों को घोषित ही नहीं करना चाहिए था, ये फंडामेंटल राइट्स किसी काम की ही नहीं है, और इसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी क्यों रखा गया, मतलब रखना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारे ऐसे होते हैं गरीब हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ये है वो है वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को मोहरा बनाकर आलोचकों ने इन बातों को बहुत ज़्यादा आगे रखा था और ये भी बोला कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ इन्हें अपवाद पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, कि ये समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से क्या मिला है। वो कहते हैं कि मौलिक अधिकार से मिला क्या है, अगर संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है तो इससे व्यक्तियों को प्राप्त क्या हुआ है, जबकि साफ साफ लोगों को उनके जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। एक बंदी बनाकर हम किसी को नहीं रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर तानाशाह होता तो आप कैसे जीते, उसके हुक्म पे कैसे चलते, नहीं चल सकते। अब भी हमें इतने फंडामेंटल राइट्स वगैरह और इतनी टाइम से आज़ादी की इतनी हैबिट हो गई है कि अगर अभी कोई तानाशाह हो जाता है तो हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे और बहुत दंगे फिसाद होने लगेंगे और सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोग जो कदम उठा सकेंगे वो उठाएंगे। लेकिन आलोचक ये बात नहीं समझते हैं, उनको आलोचना करनी है वो करेंगे। ठीक है, तो इस बात का निष्कर्ष यही निकलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान में लिखे गए हैं और एक एक नागरिक को उनको प्रदान किया गया है और वो सभी के लिए बहुत अच्छे हैं और सभी को एक तरीके से समानता भी दिलाते हैं। ठीक है, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 अधिकार जो है आपके, मैंने आपको ये पूरे करवा दिए हैं। अगर आपने बाकी की इसकी क्लासेस कम नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन क्लास को अटेंड कीजिए और अपना ये आंसर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करना है या फिर आप लोगों को इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करवाते हैं तो ऐसा हम साथ में चल सकते हैं, बट मैं स्टूडेंट्स की राय लेना चाहूँगी कि वो क्या पसंद करेंगे, इसी को कंटिन्यू करूँ या फिर आगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दूं। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल में पूछ लिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे 28 जनवरी को होगी, फ्राइडे को होगी। सो आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट रखिए, क्योंकि पेपर का स्टूडेंट्स आपका अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, हो भी सकता है मार्च में हो जाए, हो भी सकता है नहीं हो। ठीक है, आप यही सोच के चलो कि मार्च में होंगे तो आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। तो थैंक फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।